हेलो एवरीवन। अब हम लोग आज अपने न्यू चैप्टर को स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक को। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? पॉइंट चार्ज 5 माइक्रो कूलम is located in the xy plane at the point of position vector r naught is equal to 2 I cap plus 3 j cap. What is the electric field at the point of position vector r vector is equal to हमारे पास कितना है 8 I cap -5 j कैप। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन हमें गिवन। अब ये बोल रहा है कि मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है जिसकी वैल्यू 50 माइक्रो कूलम है, कहाँ पे एक्स वाई प्लेन पे लोकेटेड है, जिसकी वैल्यू है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है किस पोजीशन पे, जहाँ पे 8 आई कैप -5 जे कैप। तो अगर सिंपल सी बात की जाए तो मुझे सब फॉर्मेट में इसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमारे पास कितना होता है, के इंटू क्यू की जगह पे मैं यहाँ पर ऐसा लिखता हूँ कूलम्ब्स लॉ के यूज से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ऑफ कितना क्यू बाय मैग्नीट्यूड ऑफ कितना हो जाता है हमारे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर का कैसा हो जाता है, स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं देखूं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो 9 इंटू 10 पावर ऑफ कितना होता है, 9 होता है। क्यू की वैल्यू वो हमारे पास 50 माइक्रो कूलम गिवन है, 50 इंटू 10 पावर ऑफ -6। और ये एक्चुअल में मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर इसके डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो मुझे इस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्प्लेसमेंट देखनी। तो अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट देखनी है तो ये 8 माइनस ऑफ आई कैप, नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास कितना हुआ, माइनस, अब कितना हुआ, सॉरी प्लस, कितना हो गया ये मेरे पास, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो -5 -3 जे कैप। ठीक है, -5 -3 जे कैप, और ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा और होल ऑफ कंपोनेंट्स का कैसा, स्क्वायर। अगर मैं इसे देखूं तो ये मेरे पास 450 इंटू 10 पावर ऑफ +3, और डिनोमिनेटर में अगर देखा जाए तो मैग्नीट्यूड ऑफ कितना हुआ, 8 -2 कितना हो जाएगा ये 6 आई कैप, और नेक्स्ट स्टेप में माइनस ऑफ 8 जे कैप, और ये मेरे पास इसका मैग्नीट्यूड ऑफ रहेगा और ये होल ऑफ कंपोनेंट का स्क्वायर रहेगा। तो अगर इसे मैं सॉल्व करूं तो मुझे एक्चुअल में देखने में ये कैसा दिखेगा, 450 इंटू 10 पावर ऑफ 3, और ये कंपोनेंट ऑफ मेरे पास कैसा रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ होल ऑफ चीज का कैसा, स्क्वायर रहेगा। इसका मैग्नीट्यूड अगर फाइंड करेंगे हम तो 6 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36, और प्लस ऑफ 8 का कितना, 64, तो ये 100 हो जाएगा। तो मेरे पास ये एक्चुअल में 450 इंटू 10 पावर ऑफ 3 और स्क्वायर रूट 100 और इंटू ऑफ मेरे पास स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ यहाँ पे 100 बचेगा, जिससे क्या होगा, ये एक कैंसिल आउट हो जाएगा और सिर्फ 400, सॉरी 4500 बस बचेगा, जिसकी वैल्यू कितने होगी, वोल्ट पर मीटर में, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा मैच करेगा, डी ऑप्शन क्या करेगा, मैच करेगा। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड एट ओरिजिन। पॉइंट चार्ज जैसे Q है उसे हम प्लेस किए ओरिजिन पे, लेट EA EB एंड EC विद इलेक्ट्रिक फील्ड एट 3 पॉइंट्स 1, 2, 3 एंड 1, 1, -1, एंड लास्ट और हमारे पास कौन सा है, 2, 2, 2 ड्यू टू द चार्ज Q। देन मतलब मुझे इन ये पॉइंट चार्ज है जिसको हम कहाँ पे प्लेस किए हैं, ओरिजिन पॉइंट पे कहीं पे प्लेस कर दिए। ठीक है, अब ओरिजिन पॉइंट पे प्लेस किए 3 पॉइंट हमारे पास, एक ए बी और एक कौन सा हमारे पास सी है। इस तरह से क्वेश्चन पे बोल रहा है, और ये तीनों पॉइंट्स पे हमें इस चार्ज के कारण अलग अलग पॉइंट्स पे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, और उसमें दो रिलेशन है, ई ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर ऑफ ई बी वेक्टर, और मैग्नीट्यूड ऑफ ईवी वेक्टर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ईसी वेक्टर। हमें इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ये दोनों में से ये हमें बताना। ठीक, अब देखिए अगर आपको मालूम है कि मेरे पास एक्चुअल में यहाँ पे वेक्टर कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ेगी, तो अगर मेरे पास ए का जो कोऑर्डिनेट ऑर्डर है वो 1, 2, और 3 है, और जो बी का कोऑर्डिनेट ऑर्डर है वो 1, 1, -1 है, और सी का जो कोऑर्डिनेट ऑर्डर है वो 2, 2, और 2, इस तरह से 3 फॉर्मेट्स पे है। तो अगर मैं ये देखूं कि
मुझे ई ए वेक्टर की जो वैल्यू देखने को मिलेगी वो एक्चुअल में कितनी होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसका मैग्नीट्यूड हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पे, और उसका क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। ये फिर चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ कि मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर का क्या करते हैं हम यहाँ पे क्यूब इंटू ऑफ आर वेक्टर लिखते हैं। अगर मैं यहाँ से ई ए वेक्टर की वैल्यू फाइंड करूँ तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू क्यू, और मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर की अगर बात की जाए तो ये मेरे पास कितना होगा, यहाँ पर से स्क्वायर रूट, ये ओरिजिन पॉइंट से मतलब हर बार इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, मतलब ये मैं इसको कैसा लिख सकता हूँ, आई कैप प्लस ऑफ 2j कैप और प्लस ऑफ कैसा 3j कैप, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालो। तो जब हम मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं तो वो लोग के जो कंपोनेंट्स है, x का कंपोनेंट्स उसका स्क्वायर प्लस y के कंपोनेंट्स का स्क्वायर प्लस z स्क्वायर के कंपोनेंट, मतलब z के कंपोनेंट का स्क्वायर, और होल का स्क्वायर रूट हो जाएगा कि 1 प्लस 4 प्लस कितना हो जाएगा 9, और r वेक्टर की जो वैल्यू देखने को मिलेगी वो एक्चुअल आई कैप प्लस कितना 2j कैप और प्लस कितना 3j कैप हो जाएगा। ठीक है, अगले स्टेप में हम इसे कितना कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू ऑफ ये हमारे पास कितना है क्यूब, और 9 और 4 कितना हो गया 13, और प्लस 1 कितना हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 14, और इसे मैं कितना लिख सकता हूँ आई कैप प्लस 2j कैप और प्लस कितना हो जाएगा ये 3k कैप हो जाएगा, ये ई ए वेक्टर की वैल्यू। सिमिलर अब मैं हर बार डायरेक्टली वो वैल्यू लिखना स्टार्ट करता हूँ, ईबी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन, चार्ज सेम है, बस ये डिस्टेंस यहाँ से चेंज हो जाएगा। तो इसको मैं कितना लिखूंगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1 1 1, तो मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे क्यूब छोड़ दिया ना मैं, हाँ क्यूब छूटता गया मेरे से, सॉरी। अगर मैं इसे भी देखूं तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा क्यूब, और ये कितना हो जाएगा मेरे पास आई कैप प्लस कितना जे कैप और माइनस कितना हो गया के। सिमिलर बीसी जो वेक्टर की वैल्यू होगी वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन, चार्ज की वैल्यू क्यू हुआ, और जो ये डिस्टेंस देखने को मिलेगा 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 का स्क्वायर 4, तो जब इसे सॉल्व करोगे तो 4 4 4, तो स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो जाएगा 12, और इसका क्या हो जाएगा क्यू, और इधर कितना हो जाएगा ये 2i कैप प्लस 2j कैप, और ये प्लस कितना हो गया हमारे पास 2k कैप। इस तरह के तीन फॉर्मेट दिखेंगे, ई ए वेक्टर, ई बी वेक्टर और कौन सा ईसी। ठीक, अब क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट पूछा, मेरे पास पूछ ऐसा रहा है कि ई ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर ऑफ ई बी वेक्टर। अगर मेरे पास दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ई ए वेक्टर और ई बी वेक्टर अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो हमें मालूम है कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट कितने आने चाहिए 0। तो हम ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं। अगर मैं डॉट प्रोडक्ट किया तो 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू क्यू, ये हमेशा मेरे पास इधर स्क्वायर में रहेगा, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, और अंदर साइड कितना बचेगा 1/स्क्वायर रूट ऑफ 14 की पावर में 3, और एक मेरे पास कितना हुआ इंटू 1/स्क्वायर रूट 3 का कैसा हो जाएगा स्क्वायर, और ये दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आप देखिए आई कैप डॉट आई कैप 1 हो जाएगा, तो मेरे पास ये 1, अब ये कितना हो गया हमारे पास देखने में ये 2j कैप इंटू जे कैप का मेरे पास प्रोडक्ट कितना हो जाएगा प्लस 2। नेक्स्ट स्टेप में ये 3 इंटू -1, ये -3 हो जाएगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें ये दिख रहा है कि अंदर का टर्म 2 + 1 3 और -3, ये होल टर्म्स किसके इक्वल हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा। मतलब पहला स्टेटमेंट तो ये करेक्ट कि ई ए इज ए परपेंडिकुलर ऑफ ई बी ए, क्योंकि दो परपेंडिकुलर का मेरे पास कैसा, दो परपेंडिकुलर का डॉट प्रोडक्ट हमारे पास कितना आता है 0 आता है, तो ये दोनों की वैल्यू 0 आ गई। दूसरे क्वेश्चन पे चले, दूसरे स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ ई बी वेक्टर इज इक्वल टू 4 ई सी वेक्टर। ठीक, अब अगर मैग्नीट्यूड ऑफ मेरे पास किसकी बात कर रहा है ई बी वेक्टर की बात, किसकी बात कर रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ ई बी वेक्टर की बात कर रहा है, तो अगर मैं ई बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात करूं, ई बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो हमारे पास बाहर है,
ये क्यू बाई ओ स्क्वायर रूट 3 का क्यूब भी बाहर है। इस वैल्यू को हम जरूर कितना लिख सकते हैं, इस वैल्यू को हम स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिखेंगे तो एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसे हम डायरेक्टली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाई ओ स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, एक कैंसिल आउट हो जाएगा सिंपल से। सिमिलर रूप में अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास इसके बाद किसकी बात कर रहा है, इसी वेक्टर की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, इसी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड एक्चुअल में देखने को मिलेगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से स्क्वायर रूट 12 का क्यूब है और इधर भी स्क्वायर रूट 12 आएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये मेरे पास क्यू बाई ऑफ स्क्वायर रूट 12 का होल स्क्वायर आएगा। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाई ऑफ कितना हो गया 2। अब अगर आप देखो कि आप बी में सॉरी सी में अगर 4 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये इसके इक्वल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। आप जैसे ही इसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड में 4 का मल्टीप्लाई करते हो तो वो एक्चुअल में ईवी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। मतलब ऑप्शन नंबर ऑफ सेकेंडरी स्टेटमेंट करेक्ट, मतलब मेरे पास दोनों स्टेटमेंट कैसी करेक्ट है, तो बोथ 1 एंड 2 आर कैसा हमारे पास करेक्ट। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब जैसे अगर इस क्वेश्चन को हम लोग देखें, इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस ठीक आर प्लेस्ड एट अ सेपरेशन ऑफ एल। ठीक है, इस तरह से मेंशन कैपिटल एल ही एक्चुअल में वो क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गया है। अब फिर क्या बोल रहा है, पी इज ए पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द चार्ज। ठीक, P is a point on the line joining the charges at a distance x from any one charge. The field at P is E. E is plotted against x for value of x from close to 0 to slightly less than l. ठीक, which of the following best represent the resulting curve? क्वेश्चन पे ऐसा बोल रहा है कि मेरे पास कैसे दो आइडेंटिकल चार्जेस, मतलब दोनों की क्वालिटी भी कैसा मेंशन किया क्वेश्चन में, सेम मेंशन किया। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कितना है, एल। मैं इस ग्राफ को थोड़ा और इसकी साइज को बड़ा कर देता हूँ, एक्स एक्सिस में इस चीज को पूरे कैलकुलेशंस को एक्स एक्सिस में एक्चुअल वो रिप्रेजेंट करने की बात है इस तरह से। ठीक है, अब अगर यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो एल है क्वेश्चंस के हिसाब से। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अब वो ये बोल रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ प्लॉट किया है एक्स एक्सिस के साथ, इनमें से कौन सा ग्राफ इसको एकदम एक्चुअली रिप्रेजेंट करे। तो मैं ये कंसीडर कर लेता हूँ कि ये लाइन और इधर है और एक ये पॉइंट ऑफ पी पे एक चार्ज है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ इस तरह से जा रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इस तरह से इसको एक कंसिडरेशन ऑफ बस ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर मुझे मालूम है कि इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्जेस के कारण, मैं इसे फर्स्ट चार्ज ले लूं और इसे सेकंड चार्ज ले लूं, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर होगी और पॉजिटिव भी इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लेके आएगा। सिमिलर ये भी इस साइड लेके आएगा और मेरे पास ये भी इसी साइड लेके आएगा, E2 का भी इलेक्ट्रिक फील्ड, E1 का भी इसी साइड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें इस डायरेक्शन में होगा और इसमें भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर। अगर मैं यहाँ पर से देखूं तो E वेक्टर का जो फॉर्मूला हमारे पास होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q बाय ऑफ r स्क्वायर इनटू एक r कैप। ठीक है, इस तरह से अगर मेरे पास मुझे मेरा फॉर्मूला मालूम। ठीक, अब अगर मैं इस साइड देखूं तो मुझे अगर दोनों चार्जेस सेम तो एक मिड पॉइंट आएगा जहां पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन पे E1 का होगा और सिमिलर E2 का इस डायरेक्शन में। ये पॉइंट दोनों से अगर इक्वली ऑफ डिस्टेंस रख रहा है, मतलब L/2 रखेगा और इधर से भी L/2 ऑफ रखेगा, तो एक चीज आप समझ के रखो कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर दोनों इक्वल है, ये लाइन अगर मैं यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर दिया तो मेरे पास अगर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ ई वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ कौन सा होगा, E2 वेक्टर। अब ये पॉजिटिव चार्ज, अगर मैं इसके ऊपर r की वैल्यू अगर यहाँ पे 0 पुट किया, इसके लिए E1 के लिए अगर मैं देखूंगा तो R1 की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा मिलेगा, इनफाइनाइट मिलेगा।
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनफाइनाइट जहां पे मिल रही है, मतलब यहाँ लाइन पैरेलल ऐसे चल रही होगी या तो फिर इस साइड से चल रही है। लेकिन आप देखो जैसे जैसे मैं इस साइड इंक्रीज करना स्टार्ट करूंगा तो डिस्टेंस भी बढ़ेगा। और मुझे पहले का, अगर मैं इस रीजन में बात करूं, अब इस रीजन के अंदर मैं स्पेशली आ रहा हूं, अपने इस रीजन फर्स्ट में अगर मैं आना स्टार्ट किया और इसे अपना रीजन नंबर ऑफ सेकेंड रखा, तो इस फर्स्ट रीजन में डिस्टेंस ऑफ किसकी, मेरे पास पहले चार्ज की डिस्टेंस कम होगी और दूसरे चार्ज की डिस्टेंस यहाँ से कैसी होगी, ज्यादा होगी। इस रीजन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो E1 का डोमिनेटिंग होगा और E2 इधर होगा, तो मेरे पास जो डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ये होगा। और इसमें जो डायरेक्शन होगा, देखिए इधर E2 की डिस्टेंस कम होगी और E1 की डिस्टेंस कैसी होगी, ज्यादा होगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, इस रीजन। ठीक, अब अगर देखो तो आपके पास अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर जा रही है और डिस्टेंस आप देखो बढ़ते जाओगे, डिनोमिनेटर अगर मैं आर कैप को हटा दूं, आर कैप को मैं अगर इस पोर्शन को अभी कंसीडर ना करूं, तो जैसे जैसे मैं लेफ्ट टू राइट जाते जाऊंगा आर की वैल्यू बढ़ रही है, क्योंकि इस पॉइंट को मैं अपना कोऑर्डिनेट ऑर्डर 0,0 लिख सकता हूं। ठीक, अब जैसे जैसे मेरे पास ये वैल्यूएशंस बढ़ेगी, ये रिजल्टेंट ऑफ पूरे का मैग्नीट्यूड डिक्रीज होगा। लेकिन ये डिक्रीज होने के साथ आर की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, जब दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है तो ई वेक्टर की वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव। आर मेरे पास इस डायरेक्शन को अगर मैं पॉजिटिव लिख रहा हूँ तो इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मतलब इस साइड से एक ग्राफ चल के आना स्टार्ट करेगा और धीरे धीरे डिक्रीज होते होते यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, L/2। अब बट जैसे ही आप इसके आगे जाओगे तो आपको दिख रहा है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इस साइड आ गई और आर की वैल्यू तो अभी भी आपकी इसी साइड बढ़ रही है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मेरे पास आर कैप से कैसी होगी, अपोजिट होगी, मतलब आर कैप तो मेरे पास प्लस साइड जा रहा है बट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे साइड दिख रहा है और धीरे धीरे अब ये डिक्रीज होने के बदले अब धीरे धीरे अगर देखो तो इसके पास पहुंचना स्टार्ट होगा, E2 की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ेगी, तो ये वैल्यूएशन यहाँ से ऐसे जाके इस तरह से कवर करेगा। तो इस हिसाब से सिर्फ आपको एक ग्राफ बनता हुआ दिख रहा हो, वो ऑप्शन नंबर कौन सा, ठीक है, ये मिड ऑफ पॉइंट पे है दोनों चार्जेस। ठीक है, चलिए बाकी सारे चार्जेस गलत, मतलब बाकी सारे ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। ऑप्शन सी इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ग्राफ इनफाइनाइट पे नहीं जा रहा है और हमें मालूम है कि अगर आर की वैल्यू में 0 पुट किए तो E1 की जो वैल्यू, R1 की वैल्यू अगर 0 पुट कर दिया तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ 1/R1 होगा, तो E1 की जो वैल्यू देखने को एक्चुअल मिलेगी वो मुझे कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, एक पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल है एंड चार्ज कितना है, मेरे पास एक पार्टिकल है जिसका मास कितना हमारे पास, स्मॉल है, एंड चार्ज कितना हमारे पास, कैपिटल Q है, इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड E। ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m, एक पार्टिकल है जिसका मास कितना हमारे पास स्मॉल m है एंड चार्ज कितना हमारे पास Q है, इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड E which vary with time t as E is equal to, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है, जहां पे एक चार्ज रखा हुआ है वो E is equal to E0 sin ओमेगा t के फॉर्म में वेरी कर रहा है। इट विल अंडरगो सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड, मतलब ये अंडरगो कैसा, मेरे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो इसका एम्पलीट्यूड कितना हो। अगर आपके पास ये E की वैल्यू है तो आप जानते हो कि F इज इक्वल टू Q इंटू कितना होता है, E होता है। ये Q, E की वैल्यू हमारे पास कितना हो गया, E0 इंटू कितना हो जाएगा, ये साइन ओमेगा टी हो जाएगा, ये F। और F की वैल्यू को हम मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, जहां से ये Q इंटू E0 इंटू कितना हो गया, ये हमारे पास साइन ओमेगा टी हो गया। ठीक है, देखिए अगर मैं यहाँ से कंपेयर किया तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्यू ई बाई ओ कितना हो जाएगा, क्यू ई बाई ओ एम, और ये कितना हो गया हमारे पास साइन ओमेगा टी। अब अगर मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ये हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्म है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन आपको कब मिलेगा, तब की कंडीशन मिलेगा जब आपके पास ये ओमेगा टी की वैल्यू जो है
ये कितना हो जाए, ये मेरे पास पाई/2 हो जाए। मैक्सिमम एक्सेलरेशन आप याद करो तो एक्सट्रीम पोजीशन पे मिलता है, जब थीटा की वैल्यू पाई/2 हो जाती है, तब की कंडीशन में मेरे पास साइन ओमेगा टी की जो वैल्यू देखने को मिलेगी वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्योंकि आपको मालूम मैक्सिमम एक्सेलरेशन इसलिए चाहिए क्योंकि ए मैक्स की वैल्यू आपको मालूम है कि ये मेरे पास कितनी होती है, ओमेगा स्क्वायर इंटू कितना, ए। माइनस में भी होता है और एक अगर मेरे पास साइड हो 180 डिग्री में तो प्लस हो जाता है। तो बस मुझे कहीं से इसको एलिमिनेट करना है। तो ए मैक्स की जो वैल्यू आपको देखने को मिलेगी वो सिर्फ क्यू इंटू ई बाई ओ कितना में देखने को मिलेगा, एम देखने को मिलेगा। तो अगर मैं कंपेयर किया इसको इस इक्वेशन में तो क्यू इंटू ई बाई ओ एम इज इक्वल टू मेरे पास कितना हो गया, ओमेगा स्क्वायर इंटू कितना हो गया, ए। जहां से एम्पलीट्यूड की जो वैल्यू होगी वो क्यू ई बाई ओ कितना, एम इंटू ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, जो कि हमारे पास ये एम्पलीट्यूड है। ठीक, अब ये सब चीज हमारे पास क्वेश्चन में मेंशन था, क्यू भी मेंशन था, ई भी मेंशन था, एम भी मेंशन है, ओमेगा स्क्वायर भी मेंशन। जहां से हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, फोर्थ का बी ऑप्शन क्या हो गया हमारे पास करेक्ट। ठीक है, चल फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कैसा बोल रहा है, फोर चार्जेस आर अरेंज एट द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ए बी सी डी as shown. The force on positive charge, the force on positive charge kept at the center of the square is, ठीक। तो ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है कि फोर चार्जेस का अरेंजमेंट सेम है कॉर्नर्स पे, जिसका स्क्वायर साइड कितना है, ए बी सी और कैसा डी, एस शोन है। द फोर्स ऑन, किसमें, फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज हम कहाँ पे रख रहे हैं, इसके सेंटर पे रख रहे हैं। तो मैं यहाँ पर से अगर एक कॉम्बिनेशन दिखाऊं इस तरह से, तो ये हमारे पास अगर ये कॉम्बिनेशन दिखाऊं तो ये ए है, ये कितना हमारे पास बी है और ये सी है और ये कौन सा है, डी। एक वो चार्ज मेरे पास -2 क्यू है और एक चार्ज वो +2 क्यू है और एक चार्ज है -q और एक है हमारे पास प्लस। एक थर्ड ऑफ चार्ज वो भी पॉजिटिव पोलरिटी का, ये स्क्वायर है जिसके कहाँ पे सेंटर पे एक पॉजिटिव पोलरिटी का हमें चार्ज, इस तरह से क्वेश्चन में मेंशन। ठीक, अब कैसा बोला, केप्ट एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, मेरे पास इस पे जो फोर्सेस है वो कितना लग रहा होगा, 0 अलोंग द डायगोनल। देख अगर ये सभी चार्जेस की वैल्यू सेम है, इसके चार्ज की वैल्यू, इसके चार्ज, ये चार्ज, ये चार्ज, एटलीस्ट चार्ज भी सेम होता, उसकी क्वालिटी भी सेम होती, मैं आंख बंद करके बता देता कि सेंट्रॉइड की जो फोर्स है वो समेशन ऑफ फोर्सेस की वैल्यू 0 हो। बट समस्या है ना, इधर चार्ज प्लस क्यू है, इधर +2 क्यू है, इधर -q है, इधर -2 क्यू। तो अगर मैं देखूं फॉर एग्जाम्पल, मैं ये कहूं कि मेरे पास डायगोनल्स में तो ये सभी चार्जेस से इक्वल ऑफ डिस्टेंस पे ये मतलब कैसा है, प्रेजेंट। ठीक है, अब अगर ये चीज है तो आप देखो, जब इस +4q है और ये मेरे पास कौन सा पॉजिटिव चार्ज, ये रिपल्स करेगा इस डायरेक्शन में। अब इस चार्ज की वैल्यू आपको मालूम है फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ चार्ज होता है। सिमिलर अगर इस पे देखिए, इसकी पोलरिटी तो सेम है, तो इस पे जो फोर्स आ रहा होगा, फोर्स ऑन डी जो होगा, वो मेरे पास इसी तरह से एक फोर्स इस साइड आ रहा होगा। तो इसका चार्ज हाफ है ना, अगर चार्ज हाफ है तो मेरे पास ये फोर्स कितना है, ये फोर्स ऑफ बी है, तो ये 2 टाइम ऑफ एफ बी होगा या नहीं होगा। अब एक फोर्स इधर लगा, एक फोर्स इधर लगा, सिमिलर अगर आप देखिए तो ये दो निगेटिव चार्जेस, तो ये इसको इस साइड अट्रैक्ट करेगा और ये इस साइड अट्रैक्ट करेगा। ये फोर्स ऑन सी होगा और फोर्स ऑफ कौन सा होगा, ए होगा। आपको मालूम है कि सी का चार्ज कैसा है, हाफ है इससे। अगर मेरे पास फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो एफ है वो 2 टाइम्स ऑफ कौन सा है, एफ सी है। ठीक, अब अगर इस तरह से क्वेश्चन में, तो आप देखिए इस फोर्स में एक एफ सी, 2 एफ सी इधर लग रहा है। ठीक, तो एक जो एफ सी आएगा वो इस साइड होगा और सिमिलर अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 2 एफ बी और एक एफ बी है, तो एक एफ बी इस साइड आएगा। अब देखिए मजे की बात तो ये है, सभी चार्जेस की वैल्यू, अगर मैं ये बात करूं कि एफ बी की जो वैल्यू होगी
तो हमारे पास कितनी होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर इसके साइड्स को, ये डायगोनल्स के बीच के डिस्टेंस को मैं अगर ए काउंट कर दिया तो क्यू इंटू ऑफ जो पॉजिटिव चार्ज होगा और डिस्टेंस ऑफ कितना होगा, ये मेरे पास यहाँ से यहाँ तक का अगर मैं ए काउंटिंग कर दिया, डायगोनल्स को मैं अगर ए भी लिख दिया तो सिमिलर ऑफ तो एफ सी के लिए भी होगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, और ये पॉजिटिव ऑफ चार्जेस और डायगोनल की डिस्टेंस है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्चुअल में एफ बी की वैल्यू और एफ सी की वैल्यू कैसी होगी, सेम होगी। तो जो इनका रिजल्टेंट होगा एक्चुअल में इनको टू पार्ट्स में डिवाइड करता हुआ बनना, ठीक। तो ये मेरे पास कैसा होगा एक्चुअल में अलोंग डायगोनल ऑफ एसी, एसी के डायगोनल के अलोंग भी नहीं लग रहा होगा, जीरो भी नहीं लग रहा, अलोंग डायगोनल के अक्रॉस तो लग ही नहीं रहा। एक्चुअल में इसका जो रिजल्टेंट लग रहा है वो मेरे पास किसके एक्सिस के अक्रॉस, AB के परपेंडिकुलर लग रहा है, परपेंडिकुलर टू द साइड ऑफ AB। ये डायगोनल्स के बीच का एंगल 90 डिग्री, इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करेगा, मतलब ये यहाँ पर से पास होता जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, फिफ्थ का डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, टू फ्री पॉइंट चार्जेस, सो टू फ्री पॉजिटिव चार्जेस plus 4q and q are distance L apart. What charge q is needed to achieve equilibrium for the entire system and where should it be placed from charge q? तो क्वेश्चंस पे ऐसा बोल रहा है कि एक चार्ज q है और दूसरा चार्ज प्लस 4q है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हो हमारे पास L, इस तरह से क्वेश्चंस पे मेंशन, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये चीज मेंशन है, अब ये बोल रहा है एक थर्ड चार्ज ऑफ क्यू को मैं कहां पे रख दूं जिससे ये पूरा सिस्टम मेरे पास कैसा हो जाए, बैलेंस, ठीक, और उसकी वैल्यू कितनी। अब एक चीज आप देखो कि अगर मैं गलती से भी उस चार्ज को अगर प्लस क्यू लिख लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कि मैं वो प्लस क्यू हुआ, तो देखिए जे फोर्स इधर लगा रहा होगा, ये फोर्स इधर लगा रहा होगा, तो हो सकता है कि इसकी समेशन ऑफ फोर्सेस की वैल्यू जीरो में कर दिया कहीं इधर उधर डिस्टेंस, लेकिन जैसे ही अगर प्लस क्यू की बात की जाए तो इस पे ये रिपल्सिव लगा रहा होगा, सिमिलरली प्लस 4q भी तो इस पे रिपल्सिव इसी डायरेक्शन लगाएगा, तो ये तो इक्विलिब्रियम में आ ही नहीं पाएगा। सिमिलर इस पे रिपल्सिव इसके कारण भी आएगा और उससे मेरे पास प्लस क्यू से भी इसी तरह से आएगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये मेरे पास कभी भी बैलेंस नहीं कर पाएगा, तो डायरेक्टली आप दो ऑप्शन काटो। अब आप 50-50 के कंसीडर में पहुंच गए, ठीक है। अब अगर आप 50-50 के गेम में पहुंच गए हो तो आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हो ना। अब मैं अगर इसे सॉल्व कर सकता हूं तो मैं दिखाता हूं आपको कैसे हम सॉल्व करें। एक चार्ज में प्लस क्यू लिखा और एक चार्ज में कितना लिखा, प्लस 4q, दोनों के बीच का अगर एक्चुअल डिस्टेंस बोला जाए तो क्वेश्चन में कितना हमारे पास है, ठीक। अब एक कोई पॉइंट चार्ज को मैं लिख दिया जिसकी वैल्यू कितना है मेरे पास q। अब मैं फोर्सेस नहीं कंसीडर कर रहा हूँ, मैं सॉरी पोलैरिटी नहीं कंसीडर कर रहा हूँ, मुझे मालूम हो गया कि ये पोलैरिटी कौन सी होगी, नेगेटिव, ए और डी में से कोई ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। मैं ये कंसीडर किया कि यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे है, एक्स डिस्टेंस, तो रिमेनिंग डिस्टेंस जो बचेगी वो L माइनस ऑफ एक्स बचेगी। तो मतलब अगर L माइनस ऑफ एक्स बचा, क्यू पे जो समेशन ऑफ फोर्सेस होगा, अगर मैं इसे फर्स्ट कंसीडर करूँ इसे सेकंड करूँ, तो फोर्स ऑफ फर्स्ट और इसे थर्ड चार्जेस कंसीडर करूँ, F1 की वैल्यू और F2 की वैल्यू कितनी होगी, इक्वल। F1 की जो वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसके चार्ज की जो वैल्यू होगी वो Q इंटू कैपिटल Q और जो डिस्टेंस वो मेरे पास x का स्क्वायर। सिमिलर F2 की जो वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये मेरे पास कितना हुआ 4Q इंटू कैपिटल Q और डिस्टेंस जो वो L माइनस ऑफ x का कैसा स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, Q और Q भी कैंसिल। अगले स्टेप में देखिए और इसी तरह से कैपिटल Q भी कैंसिल। अब इसे हम कैसा लिख सकते हैं कि हमारे पास ये कितना है, L माइनस ऑफ एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। इसे मैं लिख सकता हूँ L माइनस ऑफ एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, सॉरी इसका स्क्वायर मैं एलिमिनेट कर देता हूँ दोनों साइड से, तो इसे हम कितना लिख सकते हैं 2x। जहां से मुझे समझ में आया L इज इक्वल टू 3x, मतलब x की वैल्यू L/3 हो गया, तो डिस्टेंस वो कितना होगा इस चार्ज से, Q चार्ज से ये कितने डिस्टेंस पे L/3, ठीक।
अब देखिए हमें ये तो नहीं समझ में आ रहा, अभी भी ये दोनों ऑप्शन में L/3 दिख रहा है। L/3 तो हालांकि सभी में था। देखिए अब अगर मुझे उस चार्ज की वैल्यू चाहिए, डिस्टेंस आ गया है, तो देखिए इसमें अगर बात की जाए, अगर सारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया, तो अगर मैं कहूं कि F3 की वैल्यू एट, चार्ज कहाँ पे, एट पॉइंट फर्स्ट पे भी मैं ये कह सकता हूं कि F3 की जो वैल्यू होगी वही किसकी हो जाएगी, F2 की हो जाएगी। जितनी F3 की वैल्यू होगी उतनी F2 की होगी। F3 की वैल्यू कितनी हो गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन, और ये मेरे पास कितना हो गया, Q इंटू कैपिटल Q, और जो डिस्टेंस है वो मेरे पास L का स्क्वायर। सिमिलर 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू ये कितना हो गया, कैपिटल Q इंटू 4Q, और बीच का डिस्टेंस L माइनस एक्स का स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन कैंसिल, Q और Q भी कैंसिल। अब समझ गया है, अब समस्या हो गई ना आपके पास, आप एक्चुअल में कुछ और लिख दिए। अब देखो यहाँ पर से आपको F3 और F2 की वैल्यू निकालना है, कहाँ पे, पॉइंट ऑफ फर्स्ट पे। तो पॉइंट ऑफ फर्स्ट पे F3 की जो वैल्यू होगी वो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q इंटू कितना होगा, कैपिटल Q, और डिस्टेंस ऑफ कितना है, x का स्क्वायर। सिमिलर अगर F2 का फोर्स आप इस पे देखिए तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन, इस चार्ज की वैल्यू Q है और इस चार्ज की वैल्यू कितनी हमारे पास 4Q है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हो L का स्क्वायर हो गया। 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन कैंसिल, और Q भी कैंसिल। ये मेरे पास कैपिटल Q हुआ, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम L स्क्वायर बाई को कितना लिख सकते हैं, 9, और ये हमारे पास कितना हो गया, 4Q अपॉन ऑफ L स्क्वायर। तो अब मुझे जो Q की वैल्यू एक्चुअल में देखने को मिलेगी वो कितनी होगी, अगर आप देखो तो इसे 9Q बाय ऑफ L स्क्वायर इज इक्वल टू 4Q बाय ऑफ L स्क्वायर लिखोगे, L स्क्वायर कैंसिल, तो Q की वैल्यू जो देखने को मिलेगी वो 4Q बाय ऑफ कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कैपिटल Q की जो वैल्यू है वो 4Q बाय ऑफ 9 हो जाएगा, वो भी किसका, नेगेटिव का। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 6 के लिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, 6 चार्जेस आर प्लेस्ड एट, कैसा है, 6 चार्जेस है हमारे पास, आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोन एज शोन। इफ एन इलेक्ट्रॉन इज प्लेस्ड एट इट्स सेंटर, ओ फोर्स ऑन इट विल बी, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमारे पास रख दिया गया इसके सेंटर पे, तो इस पे कितना फोर्स फील होगा ये चीज हमें बताना। ठीक है, किसकी डायरेक्शन में होगा एक्चुअल में वो हमारे पास ऑन इट विल भी कितना होगा ये बता। अब देखिए ये चार्जेस भी सेम है और ये चार्जेस भी सेम, और डिस्टेंस भी दोनों से कैसा है, सेम। ये दोनों कोई भी फोर्स जनरेट नहीं करेंगे, फोर्स अलग जनरेट करेंगे लेकिन बॉडी को कहीं भी डिस्प्लेस नहीं करेंगे, वो इक्विलिब्रियम में। ठीक, अब ये +3Q, मतलब ये इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा और ये इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा। ठीक, तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, एक 3Q है और एक Q है, आपको मालूम है जिसके चार्ज की वैल्यू ज्यादा होगी उसका फोर्स भी ज्यादा होगा, तो रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। उसी तरह से ये -Q है और ये +2Q है, मतलब ये एक्चुअल में अब मेरे पास कैसा कर रहा होगा, ये इसको रिपल्स इस डायरेक्शन में कर रहा होगा और ये अट्रैक्ट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा होगा। तो एक मेरे पास अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये 3Q और -Q है, तो ये मेरे पास जो फोर्स आ रहा होगा यहाँ पे, तो एक्चुअल में कितना हो रहा होगा, FB की जो वैल्यू होगी वो 2 टाइम्स हो, अगर बात किया जाए तो FB की वैल्यू जो हो रही होगी वो मेरे पास कितना होगा, 3 टाइम्स ऑफ FB हो जा रहा होगा। तो मतलब इधर कुछ एक वैल्यू आ रही होगी। सिमिलर अगर यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे FD की जो फोर्स होगी वो 2 टाइम्स ऑफ FA हो जा रही होगी, इस तरह से आप। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए इधर 3 टाइम्स है, इधर चार्जेस की वैल्यू 3Q और इधर की वैल्यू Q है, इधर की 2Q है और ये कितना है मेरे पास Q है। ये 3Q कर दे रहा है और इसकी वैल्यू 2Q हो रही है, दोनों की वैल्यूज इक्वल नहीं है, तो ये हमारे पास जीरो तो नहीं हो सकता। और अलोंग ऑफ कौन सा बोल रहा है, ओ एफ के अलोंग भी नहीं जाएगा, हमें इस डायरेक्शन में तो जाते हुए नहीं दिख रहा। अलोंग ओ और कौन सा बोल रहा है, सी,
ये ए बी ये सी छूट गया है तो इस डायरेक्शन में नहीं जाएगा, इस डायरेक्शन में तभी जाता जब फोर्स ऑफ बी और फोर्स ऑफ डी की वैल्यू कैसी होती, सेम होती। तो हमारे पास इस पे ये इस डायरेक्शन पे नहीं जाएगा, नन ऑफ दीज होगा, क्योंकि ये एक्चुअल में इसका अगर पैरेललोग्राम बनाओगे तो आपके पास जो फोर्स ज्यादा होगा उसकी डायरेक्शन में जाएगा। तो ये मेरे पास ये भी रिपल्स कर रहा होगा और ये भी इधर होगा, तो इसमें जो फोर्सेस लग रहा होगा वो 3 टाइम्स ऑफ, अगर मैं इसके फोर्स को किसको क्यू के फोर्सेस को काउंट करूं, इसके फोर्स एफ लिखूं क्यू के चार्जेस को, तो ये 3 टाइम्स ऑफ एफ हो रहा होगा और ये 2 एफ हो रहा होगा। दोनों इक्वल नहीं होने के कारण रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन में ये किसी और डायरेक्शन में लग रहा होगा, या बीसी या तो कहां पे सीडी। वो अगर हमें कैलकुलेट करने को बोला होता तो हम कैलकुलेट करते, ऑप्शन नंबर डी कैसा इसका करेक्ट। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। जैसे अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, चार्ज पार्टिकल ऑफ मास q, so a charge particle of charge q and mass m is released from rest in a uniform electric field E. Neglecting the effect of gravity, the kinetic energy of the charge particle after time t से, ठीक है। तो मेरे पास एक चार्ज है जिसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ई में रखा गया है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है मेरे पास, 0 है, क्वेश्चन बोल रहा है। और ये बोल रहा है टी टाइम के बाद इसके मेरे पास कैसा काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बता, ठीक है। तो अगर इनिशियल टाइम पे रेस्ट पे है तो इस पे एक फोर्स लगेगा इस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। ये जो फोर्स की वैल्यू होगी वो एक्चुअल में q इंटू ई होगा। अब चार्ज का मास भी है तो ये एक्सेलरेट भी हो रहा होगा, तो मास इंटू एक्सेलरेशन क्यू ई। तो जहां से ए की जो वैल्यू देखने को मिलेगी वो क्यू ई बाई ओ एम से एक्सेलरेट हो रहा होगा ये चार्ज। इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, तो टी टाइम के बाद इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी। देखिए मैं एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम है हमारे पास, क्वेश्चन टी टाइम बोला है। फाइनल वेलोसिटी पूछा तो हम किस इक्वेशन का यूज करेंगे, मोशन के फर्स्ट इक्वेशन का, v इज इक्वल टू u प्लस ऑफ at। जहां पर से हमें ये समझ में आया कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है प्लस एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो q e बाय ओ कितना है m डॉट ऑफ कितना हो गया t। जो v की वैल्यू देखने को मिलेगी वो q e बाय m डॉट ऑफ कितना हो गया t होगी। ये फाइनल वेलोसिटी हमें देखनी, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी देखने को मिलेगी वो हाफ एम वी स्क्वायर हो गया। जहां से ये हाफ हुआ और एम और बी की वैल्यू कितना हो गया क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर और अपॉन में कितना हो जाएगा एम स्क्वायर। एक एम कैंसिल आउट हो जाएगा, एक एम बचेगा, तो जो हो जाएगा क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर डॉट ऑफ टी स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 2, जो कि ऑप्शन होगा मेरे पास कौन सा, बी होता है। ठीक है, तो 8th का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमें क्या बोल रहा है कि टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज आर फिक्स्ड ऑन y axis at equal distance from the origin. A particle with a negative charge start on the x axis at large distance is a large distance from O. Move along the plus x axis, passes through O and move from away O. Its acceleration a is taken as positive along its direction of motion. The particle acceleration a is plotted against its x coordinate. Which of the following best expression the flow? ठीक है, तो ये मुझे बताना है कि वो बेस्ट ऑफ एक्सप्रेशंस कौन सा रिप्रेजेंट करेगा। जैसे अगर बोल रहा है क्वेश्चंस पे कि मेरे पास दो कैसे हैं आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस है, इस तरह से क्वेश्चन में बोल रहा है कि मेरे पास ये दोनों को हम किसके वाई एक्सिस के अलोंग लिए हैं और इस तरह से मेरे पास ये एक यहाँ पर हुआ एक यहाँ पे हुआ। ठीक, अब अगर देखा जाए तो इस तरह से एक पॉइंट ऑफ ओ, एक निगेटिव चार्ज को इससे एक सफिशिएंट डिस्टेंस पे फॉर एग्जांपल हम कहीं पे रख दें, ठीक है, कि इधर कहीं पर मैं रख दूं, ठीक है। अब अगर इधर कहीं पे रख दिए हम लोग तो हमें ये मालूम है कि ये चार्ज ऑफ मेरे पास कैसा है, सॉरी ये चार्ज मेरे पास निगेटिव है, तो ये माइनस ऑफ 2 हम लोग कंसीडर करें, ठीक है। अब एक्चुअल पे इस पे
फोर्सेस लग रहा होगा, ये एक पॉजिटिव चार्ज होगा तो इस डायरेक्शन में ये अट्रैक्ट करेगा, सिमिलर वे में ये भी अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट दिख रहे हैं, मैं एजम्पशन कर लेता हूँ कि डिस्टेंस कुछ भी हो, ठीक है। तो अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा, क्योंकि दोनों एक इक्वल डिस्टेंस पे है वाई एक्सिस, ठीक है। तो अगर इसके दो कंपोनेंट की बात की जाए तो ऊपर का भी एफ कॉस थीटा होगा सिमिलर, नीचे का भी एफ कॉस थीटा। तो जो नेट फोर्स देखने को एक्चुअल में मुझे मिल रहा होगा वो नेट फोर्स कितना हो रहा होगा, 2f cos थीटा। जो नेट फोर्स देखने को मिलेगा हमें वो नेट फोर्स की जो वैल्यू होगी वो 2f cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये मेरे पास 2f cos थीटा इस पे लग रहा है। अब मेरे पास ये पूछा है द पार्टिकल एक्सेलरेशन ए, हमें पता है पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना होगा। तो नेट जो फोर्स होगा वो चार्ज का मास इनटू कितना हो रहा होगा, एक्सेलरेशन। और जो ये फोर्स होगा, फॉर एग्जांपल अगर इस फोर्स की बात की जाए तो हम इसको 2 ही रहने देते हैं और फोर्स की वैल्यू को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस डिस्टेंस को मैं कितना कंसीडर कर लेता हूँ, x कंसीडर कर लेता हूँ। यहाँ से इस डिस्टेंस को मैं कितना कंसीडर कर ले रहा हूँ, x कंसीडर कर ले रहा हूँ। अगर ये डिस्टेंस x कंसीडर कर रहा हूँ, ये हाइट मेरे पास कितनी होगी, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये मैं एजम्पशंस कर लेता हूँ कि मेरे पास इस y एक्सिस की डायरेक्शन में a लिखा हुआ है सभी ऑप्शंस पे, तो इसे मैं कितना कंसीडर कर रहा हूँ, a कंसीडर कर ले रहा हूँ। ये डिस्टेंस x हुआ, तो मुझे अगर ये ब्लू लाइन का जिस डायरेक्शन में फोर्स है मुझे यही तो कंपोनेंट चाहिए, तो इसकी वैल्यू अगर x कंसीडर की और इसकी वैल्यू a कंसीडर की हो, ये चार्ज है निगेटिव और ये पॉजिटिव है, इनके बीच में फोर्स की डायरेक्शन यही होगी। तो इसकी जो वैल्यू एक्चुअल में देखने को मिलेगी वो स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वो कितना होगा मेरे पास, ए स्क्वायर होगा। तो जहां से ये कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर में 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा इनटू ओ। मेरे पास फोर्स के लिए दोनों चार्जेस की वैल्यू कैसा है, टू आइडेंटिकल चार्ज, पॉजिटिव चार्ज फील्ड कोण है मेरे पास कैसा, सेम में, ठीक है। कहीं पर और कुछ मेंशन, चलो ठीक है मैं इसे प्लस क्यों लिख लेता हूँ और इसे माइनस कैपिटल क्यों लिख, दोनों को अलग, एक कैपिटल क्यों हो गया और एक कौन सा हो गया, स्मॉल। इनटू अभी एक चीज रह गया cos थीटा। अगर मैं यहां से देखूं तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन कितना होगा, हाइपोटेनस। तो बेस ये है, हाइपोटेनस ये है, तो बेस की जो वैल्यू होगी वो x और हाइपोटेनस की जो वैल्यू हो वो x स्क्वायर प्लस कितना होगा, a स्क्वायर की पावर में 1/2। तो जहां से एक्सेलरेशन की जो वैल्यू देखने को मिलेगी वो 2 कैपिटल क्यू इनटू स्मॉल क्यू अपॉन ये m आ जाएगा इधर इधर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ये मेरे पास कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा इनटू कितना हो गया x। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू है, किसकी वैल्यू आई है, एक्सेलरेशन। और ये एक्सेलरेशन पोजीशन के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा होगा, वेरी कर रहा होगा। तो मैक्सिमम की कंडीशंस को पूछ रहा है, तो अगर वेरी कर रहा है तो मैं एक बार इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं किसके रिस्पेक्ट में, पोजीशन के रिस्पेक्ट, ठीक है। तो देखो और पोजीशन के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँगा तो जिस पॉइंट पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा या मिनिमा होगा उस पॉइंट पे पोजीशन के रिस्पेक्ट में स्लोप कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये मेरे पास कितना हो गया, 0। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा भी तो ये क्वांटिटी तो ऑलवेज भी कैसी रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी, इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसको मैं कहीं पर भी डिफरेंशिएशन में कंसीडर ही नहीं करता, मुझे सिर्फ x की वैल्यू चाहिए। तो अगर मैं देखूं तो d/dx को मैं कितना लिख सकता हूं, x इंटू ये मेरे पास कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर में कितना हो गया 3/2 इक्वल टू कितना हो गया 0। अब ये मेरे पास ऊपर गया होगा तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा -3/2, ठीक। ऐसे अब मैं इसे टू फंक्शंस के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट से ट्रीट करके डिफरेंशिएट, पहला डिफरेंशिएशन x को एज इट इज लिख लेते हैं। डिफरेंशिएशन और जब इस टर्म का करूंगा इसे मैं कितना -3/2, पहले इस पूरे टर्म को t कंसीडर कर लूं
-3/2 सामने आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, -3/2 और -1 कितना हो जाएगा -5/2 और इनटू ये एक्स स्क्वायर का भी तो डिफरेंशिएशन होगा, तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस अगले स्टेप में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर में -3/2 और इसका डिफरेंशिएशन ऑफ 1 होगा जिसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 0 के इक्वल। नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं इसे और भी डिफरेंशिएट करूं और भी सॉल्व करने की कोशिश करूं कि -3/2 दूसरे साइड चला जाएगा, तो जब इसको देखा जाए तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये कितना हुआ पावर में -5/2 इंटू ये 2 और ये 2 कैसा हो जाएगा कैंसिल, ये कितना हो गया 3x स्क्वायर इज इक्वल टू नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर में -3/2। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं इसे दूसरे साइड लेके जाऊंगा तो मुझे ये देखने को मिलेगा कि ये जो वैल्यूएशंस है ये दोनों मेरे पास -5/2 दूसरे साइड जाएगा +5/2 हो जाएगा -3/2। आप देखो -3/2 प्लस 5/2 आपके पास 1 हो जाएगा, जहां से ये देखने को मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक, अब देखो आप इसे लिख सकते हो कि 2x स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। एक्सेलरेशन की वैल्यू मतलब ए कैसा पोजीशन, ठीक है, ये मेरे पास ये एक्सेलरेशन नहीं, ये कैपिटल ए मैं इसको लिख देता हूँ, ये मेरे एक्सेलरेशन, ठीक है, कैपिटल ए लिख देता हूँ तो आपको ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। या फिर ये एक्सेलरेशन की पोजीशन कोई बता रहा वो दोनों ए से ही रिप्रेजेंट हो गए ना, ये डिस्टेंस में वाई ऑफ कंसीडर कर लेता हूँ, चलो ना ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैं अपने एक्सेलरेशन को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करता हूँ, ये कैपिटल ए मान लो, ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से कैपिटल ए, ठीक है। अब देखो, अब अगर यहाँ से देखूं तो ए की वैल्यू एक्चुअल में कितनी हुई x/o, या फिर मैं x की जो वैल्यू x की वैल्यू जब देखूंगा x की वैल्यू जो मुझे दिखेगी एक्चुअल में वो मेरे पास कितनी होगी प्लस माइनस ऑफ a/o स्क्वायर रूट 2 होगा। और इससे पहले जो वैल्यूएशन मतलब ये मेरे पास एक बार प्लस होगा और एक बार कैसा होगा दो रूट्स आ रहे हैं, तो मतलब एक मेरे पास मैक्सिमा होगा और एक कैसा होगा मिनिमा होगा, तो ये ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास सिर्फ दो रूट और इसमें तो इनफाइनाइट से ऐसे कॉमन होते हुए ऐसे आते, ये भी ऑप्शन कैसा हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। इसमें तो मेरे पास इनफाइनाइट मैक्सिमम इधर दिख रहा है, एक ही ऑप्शन बचेगा और वो ये होगा जब एक्सेलरेशन इन दो पॉइंट्स पे कैसा होगा मैक्सिमम। इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा 9 का वो कौन सा हो जाएगा बी, ठीक है। चल फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अच्छा एक सेकंड, हालांकि इस क्वेश्चन में आप ऐसे भी देख सकते हो कि आपके पास जब डिस्टेंस इनफाइनाइट है तब आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है। आप इसमें अगर ये जो डिफरेंशिएशन आया है इसमें अगर x की वैल्यू आप कितना पुट कर दो, अगर x की वैल्यू इनफाइनाइट पुट करो तो इधर से कॉमन आएगा 1/x हो जाएगा, a की वैल्यू 0 हो जाएगा। आपको बस जब लिमिट इनफाइनाइट पुट कर रहे होगे तो आपको ये देखना कि इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट की कंडीशन ना है, 0/0 कंडीशन ना है, 1/1 की कंडीशन है। जब आप यहाँ से कॉमन लोगे तो आपके पास x की पावर 3 बचेगा और एक कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ x स्क्वायर बच रहा, ठीक है। तो जब आप इनफाइनाइट पुट करोगे तो आपके पास एक्सेलरेशन 0 है, सिर्फ एक ही कंडीशंस मैच करेगी ऑप्शन नंबर बी, ठीक। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब जैसे इस क्वेश्चन पे बोल, ठीक है, इस क्वेश्चन पे हमें क्या बोल रहा है कि four equal positive charges are fixed at the vertices of a square of side कितना है हमारे पास L, ठीक है, square of side L, z axis is perpendicular to the plane of square, ठीक। The point z is equal to 0 is the point where the diagonals of the square intersect each other. The plot of the electric field due to the four charges as one move on the axis, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस पे मेंशन करना, ठीक। देखो अब एक्चुअल में वो कह कैसा रहा है कि मेरे पास कहीं पर भी x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस हम कंसीडर कर लेते हैं तो मेरे पास ये एक कौन से प्लेन पे xy प्लेन पे इस तरह से कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं ये कह लिया कि ये मेरे पास फोर चार्जेस है यहाँ पे और यहाँ, ठीक है।
इक्वल पॉजिटिव चार्जेस फिक्स द वर्टाइसेस ऑफ स्क्वायर साइड ऑफ जिसका है मेरे पास कितना है, साइड ऑफ सभी साइड से क्वेश्चंस पे बोला है कि मेरे पास कितनी साइड का है, एल साइड का। ठीक है, इस साइड से अगर ये एल साइड है तो क्वेश्चंस में ये बोल रहा है कि एक जेड एक्सिस ऐसे इसके बीच से जा रहा है और उस जेड एक्सिस ऐसा प्लेन है ऐसे जेड एक्सिस से जा रहा है और इस एक्सिस में मेरे पास एक चार्ज मूव कर रहा है, उस पर फोर्सेस कैसा हो। ठीक, तो देखो और वो भी कौन सा चार्ज आ रहा है मेरे पास, जेड एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द स्क्वायर, द पॉइंट z is equal to 0 is the point of where the diagonals of the square intersect each other. The plot of the electric field due to the four charges as one move on the z axis. तो जिससे एक मूव कर रहा है मेरे पास इस तरह से ये क्वेश्चंस पे ये ऐसा होगा, एक इसके अलोंग मूव कर रहा है। देखो अगर इसके अलोंग ऐसा मूव कर रहा है, आप सिंपल सा समझने की कोशिश करो। पहली बात, इस चार्जेस के कारण इस पे फोर्स जो लग रहा होगा, अगर रिपल्सिव लग रहा हो इस डायरेक्शन में, सिमिलर इस वाले चार्जेस के कारण भी इस डायरेक्शन में, इसके कारण भी इस डायरेक्शन में और इसके कारण भी मेरे पास इस डायरेक्शन में, ये सभी फोर्सेस के ये कंपोनेंट्स कैंसिल आउट होते जाएंगे। अगर मैं यहाँ से देखूं किसी भी दो साइड को मैं लेके दिखा पाऊँ, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इससे ए ले लेता हूँ, इसे बी साइड ले लेता हूँ, इसे सी ले लेता हूँ और इसे डी ले। अगर मैं इस चार्ज के इसे कितना कहा, ए कह दिया और इसे सी कह, और ये जेड एक्सिस के किसी पॉइंट पे मेरे पास इस पॉइंट पे फोर्स देगा, एक कंपोनेंट ऑफ फोर्स का ये आएगा, ये एफ होगा। सिमिलर इसका फोर्स आएगा इस डायरेक्शन में, ये कौन सा हो जाएगा, एफ सी हो जाएगा। ठीक, ये एंगल अगर थीटा है तो हॉरिजॉन्टल से मेकिंग ऑफ एंगल इसका भी थीटा, और अगर ये थीटा तो हॉरिजॉन्टल से मेकिंग ऑफ एंगल थीटा इसका भी। अगर आप देखो तो ये मेरे पास एफ ए कॉस थीटा हो जाएगा। सिमिलर इसकी बात की जाए तो ये एफ सी कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, एफ ए साइन थीटा, और ये वैल्यू भी कितना हो जाएगा, एफ सी साइन। अब ये चीज आपको देखने को मिलेगी, तो सभी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स सभी के कैंसिल आउट हो जाएंगे और दो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कैसे, दो वर्टिकल कंपोनेंट्स ऐड हो रहे हैं, सिमिलर दूसरे के भी ऐड होंगे, तो इनके सभी के वर्टिकल कंपोनेंट्स क्या होते चले जाएंगे, ऐड होते चले जाएंगे। तो मेरे पास क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा है, इसी तरह से इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐड होते चले जाएंगे। आप देखो जितना अगर मैं बोलूं कि मेरे पास ये डायगोनल्स का एल है, ये एजम्पशंस करते हैं कि ये एल है और ये एल है, ये पूरी रेंज स्क्वायर रूट 2 एल हो रही होगी। तो अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास ये एल बाई ऑफ रूट 2 हो रहा है और ये भी एल बाई ऑफ रूट 2 हो रहा है, ये जेड है, तो ये भी तो कुछ ना कुछ होगा ना। तो इस एक्सिस की अगर बात की जाए तो ये कितना होगा, अगर मैं इसको जेड ऑफ कंसीडर कर रहा हूं तो मेरे पास जितना एफ ए की वैल्यू का मैग्नीट्यूड होगा उतना ही एफ सी का होगा, उतना ही उस पॉइंट के लिए डी का होगा और उतना ही किसके लिए होगा, बी के लिए होगा। तो ये जो वैल्यूज अगर एक्चुअल में देखने को मिलेगी, ये जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई कितना हो गया, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास एक्चुअल में वेरिएशंस कैसा हो। ठीक, अगर आप देखो तो अब आपके पास एक फोर्स नहीं है, अब नेट फोर्स में एक्चुअल में 4f a इंटू कौन सा होगा, साइन थीटा होगा। और f की वैल्यू की अगर बात की जाए तो ये 1/4 पाई f साइन नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं मैं, फोर्स अब नहीं लिखूंगा, अब मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करूं तो अगर फोर्स सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सभी के लिए कैसी होगी, सेम होगी। तो मेरे पास सभी के चार्जेस सेम है, ये क्यू हो गया। और जो डिस्टेंस है वो मेरे पास ये डिस्टेंस होगी, इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा, ये मेरे पास कितना होगा, जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 2 का, ये मेरे पास कितना हो गया, पावर में 1/2 और होल ऑफ कंपोनेंट्स का क्या हो जाएगा, स्क्वायर इनटू साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगा, मतलब जेड अपॉन कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर में ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 2 की पावर में 1/2। अगर मैं इसे सॉल्व किया तो ई नेट की जो वैल्यू देखने को मिलेगी तो एक्चुअल में 4, ये 4 और 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। एक्चुअल में इसका कोई बहुत ज्यादा सेंस भी नहीं बनता है,
हमें कंपटीशन एग्जाम में जो ऐसे कांस्टेंट डिजिट रहेंगे, अगर जिनका कोई भी सेंस नहीं बन रहा है, उनको हम ज्यादा कंसीडर भी नहीं करेंगे। ठीक है, ये जेड हो गया और मेरे पास इधर हो गया कितना, जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 2 और होल ऑफ द पावर कितना हो गया 3/2। ये इतना देखने को हमें मिले। ठीक है, अब अगर ये ई नेट की वैल्यू ये चीज है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा है। वेरी क्या कर रहा है इस पूरे फॉर्मेट में, एल बाई रूट टू नहीं वेरी कर रहा। एक्चुअल में जो चीज वेरी कर रही है वो हमारे पास हर फॉर्मेट में क्या है, एल। कितनी हमारे पास, ये एल वेरी कर। ठीक, तो अब फिर से वही चीज हमें देखने को मिलेगी। अब बस इसका डिफरेंशिएशन हमें करते चलना। ठीक, तो अब मेरे पास डी ई की वैल्यू किसके रिस्पेक्ट में वेरी करेगी, जेड के रिस्पेक्ट में। तो ये जहां पे इसका स्लोप जीरो आ उसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम मिलेगा। ठीक, तो अगर मैं इसके डिफरेंशिएशन की बात करूं तो मुझे फिर से ये मालूम है कि क्वांटिटीज कैसा है, कांस्टेंट, तो ये बाहर रहेगा और इक्वल जीरो के जाएगा, तो ये मेरे पास फिर से जीरो हो जाएगा। तो मैं सिर्फ डिफरेंशिएशन किसका कर रहा हूं, मैं जेड बाय ऑफ जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाय 2 की पावर में 3/2 और होल ऑफ डिफरेंशिएशन जीरो, मतलब मैं सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन करने के मूड में। मैं इसे नेक्स्ट पेज पे ले चलता हूं, तो मुझे यहां से दिखेगा कि मेरे पास डी बाई ऑफ डी जेड में ये जेड हो गया, ये जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 2 की पावर में -3/2 इज इक्वल टू जीरो। इसका डिफरेंशिएशन करना है टू फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन में। पहले जेड को एज इट इज कंसीडर कर लेते हम, और डिफरेंशिएशन जब इसके टर्म का करेंगे, सेकेंड टर्म का, एक्सपोनेंट टर्म्स, इस पूरे को मैं टी करके फंक्शन ऑफ फंक्शन के फॉर्मेट से डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, -3/2 सामने आ जाएगा और डिफरेंशिएशन ऑफ मेरे पास कितना, जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 2 की पावर में -3/2 से कितना हो जाएगा, -5/2 और जेड का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2z और फिर उसके बाद प्लस अगले स्टेप में जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 2 की पावर में -3/2 इज इक्वल टू कितना है, 0। ठीक, अब अगर ये चीज हुआ, इस जेड का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो ये मेरे पास इतना देखने। अब मैं इसे अगर देखूं तो ये 2 और ये 2 फिर से मेरे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैं इसे सेकेंड साइड लेके गया, ये मेरे पास कितना हो गया, 3z स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 2 की पावर में -5/2 इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 2 की पावर में -3/2। ये 3z स्क्वायर इज इक्वल टू, ये मेरे पास कितना हो गया, जेड स्क्वायर कितना हो गया ये, अगर इसको इस साइड ले जाएंगे, कॉमन बेस है, इधर मल्टीप्लिकेशन इधर जाएगा डिवीजन में हो जाएगा, तो मेरे पास -3/2 प्लस 5/2 1 हो जाएगा। जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 2 हो गया, तो ये 2z स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर बाई 2 हो गया, तो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर बाई 4 हो गया। और जब जेड को सॉल्व किए तो ये सिर्फ और सिर्फ एल बाई कितना मिल रहा होगा, 2 मिल रहा होगा, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, मैक्सिमम होगा, प्लस एल बाई 2। मैं अगर सोच यहाँ पे प्लस माइनस कितना भूल गए, ये प्लस माइनस एल बाई कैसा होगा, 2। ठीक, अगर ये प्लस माइनस एल बाई 2 होगा तो आप देखो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, सिर्फ एक ऑप्शन मैच करता हुआ है, वो भी ऑप्शन नंबर कौन सा, डी मैच करता। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसे प्रैक्टिस करो, बार बार देखो, थोड़ा एक बार रोको, पहले सॉल्व करने का ट्राई करो, उसके बाद आप इसको देखने की कोशिश करो। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।